बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं चैप्टर द एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटम का ऑलमोस्ट सारा का सारा कंसेप्ट इसी चैप्टर में है। इसी चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज हम इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। एंड देन वी डिस्कस एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल शोज कि एटम में पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस कौन से पार्टिकल्स हैं। एंड देन वी स्टडी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और उन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडीज़ ही से हम शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन का कंसेप्ट कंक्लूड करते हैं। और फाइनली न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, इसका कंसेप्ट भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चूँकि फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक ही डायग्राम बार बार रिपीट होगी, तो मैंने इस बात को प्रेफर किया कि ये टॉपिक मैं जूम पर टीच कर लूँ, ताकि आपको जूम के स्टाइल की टीचिंग भी आप ऑब्जर्व कर सकें, और बाकी रिमेनिंग लेक्चर्स वो वाइट बोर्ड बेस्ड होंगे। तो जस्ट सी दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन जूम। लेट मी शेयर द स्क्रीन। So the atomic structure, and you can see this on Dr. Hafiz Sultan official channel. डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में ये कंसेप्ट दिया था कि एटम इज इनडिविजिबल। तो जॉन डाल्टन, उन्होंने 1803 to 1805 एक एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एक पॉइंट ये था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम में मज़ीद सब एटॉमिक कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। मगर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। सो इट इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब और क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि एक ग्लास ट्यूब है, इट इज ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए हैं। एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड कैथोड है और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एनोड मौजूद है। इसमें कैथोड इसलिए कैथोड है कि इसे आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और एनोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। साथ ही इनसाइड द ट्यूब क्या मौजूद है? इनसाइड द ट्यूब या तो होगा एयर, एक गैस हो सकता है उसके साथ, या गैस अगर ना हो तो किसी सब्सटेंस के वेपर्स होंगे, वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस। और हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर्स और गैस में क्या फ़र्क है। गैस बाय नेचर गैस होता है, वेपर्स आर द गैसियस स्टेट ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। तो इनसाइड एयर में आपने गैस रखा है या किसी सब्सटेंस के वेपर्स रखे हैं। एक वैक्यूम ट्यूब के साथ हम इस ट्यूब को, इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट करते हैं वैक्यूम पंप के साथ। वैक्यूम पंप इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इनसाइड हवा का प्रेशर चेंज कर सकें। इनसाइड हवा का प्रेशर हमने कम करना है, वो आगे आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो अब एक्सपेरिमेंट के 3 केसेस हैं।
पहला केस उन्होंने ये देखा कि अगर हवा का ये प्रेशर ऑर्डिनरी प्रेशर रहे, नॉर्मल प्रेशर रहे, तो अगर आप यहाँ पर 5000 से 10,000 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई कर लें, still there is no current flowing through the tube. No electric discharge takes place. So at ordinary air pressure, there is no electric discharge. No electric discharge means कि current flow नहीं कर रहा discharge tube में. No electric discharge. रीजन क्या है? आपने जो भी पढ़ना है विद कंसेप्ट पढ़ना है, विद लॉजिक पढ़ना है. रीजन ये है कि इनसाइड हवा मौजूद है और हवा एक इंसुलेटर है, ये करंट के फ्लो को परमिट नहीं करता. एयर इज एन इंसुलेटर. ये रीजन कि करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा इतनी हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद. अब देखते हैं केस 2. अब इन्होंने कुछ हवा इनसाइड से रिमूव करनी शुरू की. कुछ हवा इनसाइड से रिमूव करनी शुरू की. इनसाइड हवा के साथ मैंने बताया कि एक गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं. गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये वेपर्स मौजूद हैं और हवा मौजूद थी. हवा के कुछ पार्टिकल्स उन्होंने रिमूव किए. हवा का प्रेशर इनसाइड रिड्यूस किया बाय यूजिंग वैक्यूम पंप. अब जब वो 5000 से 10,000 वोल्ट्स अप्लाई करते हैं, 5000 से 10,000 वोल्ट, वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो इनसाइड उन्हें एक यूनिफॉर्म ग्लो दिखाई दिया, एक रोशनी दिखाई दी. इट इज यूनिफॉर्म ग्लो. So at low pressure, what is observed? Uniform glow appears. यूनिफॉर्म ग्लो कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मैकेनिज्म भी अभी आपको क्लियर होगा. केस 3 देखते हैं. इन्होंने मजीद यहाँ से हवा को रिमूव करके इनसाइड हवा का प्रेशर रिड्यूस करते गए, यहाँ तक कि इनसाइड हवा का प्रेशर 0.01 टॉर तक ले आए. 0.01 टॉर. अब जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो देखा कि वो जो ग्लो पहले अपियर हो रहा था वो ग्लो अब डिसअपियर हो जाता है. और अब के केस में एनोड के साइड पर, एनोड का साइड देखिए ये है ऑन द राइट साइड, इस साइड पर, एनोड के साइड पर ग्लास वॉल से लाइट एमिट होती दिखाई देती है. इस लाइट को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस. So fluorescence is observed at the anode site. At a low pressure of 0.01 torr, fluorescence is observed at anode end and the glow disappears. जो केस 2 में यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर हुआ था वो अब डिसअपियर हो जाता है, and glow disappears. What is fluorescence? Fluorescence is the emission of light when a substance absorbs incident light or energy. So fluorescence देखिए ये है कि सपोज ये ग्लास वॉल है, when it absorbs incident energy, it emits radiations. This emission of radiations is called fluorescence. So fluorescence को हम इस तरह डिफाइन करते हैं. Fluorescence is the emission of light when a substance absorbs incident radiations, focused radiations. अब हमने यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स और कुछ रीजंस डिस्कस करने हैं
केस 2 में यूनिफॉर्म ग्लो कैसे अपीयर हो रहा है? देखिए इनसाइड जो सब्सटेंस है, मैं इसमें एक एटम कंसिडर कर रहा हूँ, इस गैस के एटम्स में से एक एटम। अब जैसे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड से कैथोड रेज एमिट होते हैं, कैथोड रेज एमिट होते हैं। ये रेज विजिबल नहीं है, हम सिर्फ गेस कर रहे हैं। कैथोड रेज में है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आकर इस एटम को जब स्ट्राइक करेंगे तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे, रिपेल करके वहाँ से रिमूव कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन रिपेल्स इलेक्ट्रॉन। चूंकि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, ये इस गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉक आउट कर देगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस एटम में रिटर्न करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने एटम्स में रिटर्न करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड दिस एनर्जी अपीयर्स एज लाइट। सो कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने एटम्स में रिटर्न करते हैं, लाइट रिलीज होगी और उसी से यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर होगा। केस 3 में फ्लोरेसेंस कैसे जो है वो शो हो रही है और यूनिफॉर्म ग्लो कैसे डिसअपियर हो रहा है। अब मैकेनिज्म ये है कि जब आप प्रेशर मजीद कम कर रहे हैं, इनसाइड गैस मौजूद है, जब आप प्रेशर मजीद कम कर रहे हैं तो कैथोड रेज की इंटेंसिटी मजीद बढ़ जाती है। कैथोड रेज बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एमिट होते हैं, इसलिए कि डिस्चार्ज ट्यूब की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इनसाइड हवा की इंसुलेशन कम हो रही है प्रेशर कम करके, तो कैथोड रेज की इंटेंसिटी मजीद बढ़ जाएगी। अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे एटम्स को। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ना सिर्फ इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, बल्कि साथ ही उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस रिटर्न नहीं होने देंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने एटम्स में रिटर्न नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द हाई इंटेंसिटी ऑफ कैथोड रेज, और कैथोड रेज की रिपल्जन से कैथोड रेज खुद और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे। कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट है, ये सारे आगे मूव करके एनोड के एंड पर ग्लास वॉल को स्ट्राइक करेंगे और वहां से लाइट एमिट होगी, जिसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। इस फ्लोरेसेंस का कलर क्या होगा? फ्लोरेसेंस का कलर का क्या होगा? कलर डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास। कलर डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास। तो एक आपने ये रीजन याद रखना है कि कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास पर जो है लाइट के कलर्स डिपेंड करते हैं। नंबर 2, जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज किस बात पर डिपेंड करती है कि हमने 5000 वोल्ट्स अप्लाई करने हैं, 10,000 वोल्ट्स अप्लाई करने हैं। ये वोल्टेज डिपेंड करती है लेंथ ऑफ ट्यूब पर, ट्यूब की लेंथ पर, एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस इनसाइड, कि आपने इनसाइड कौन सा सब्सटेंस एज अ गैस लिया है या एज वेपर्स लिया है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पर भी वोल्टेज डिपेंड करती है। अब इस थर्ड एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड करते हैं, देखिए हमें कैथोड रेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें सिर्फ फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है। हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो रेज, जो इनविजिबल रेज ये फ्लोरेसेंस कॉज कर रहे हैं, वो यकीनन अगले एंड से, यानी कैथोड के एंड से एमिट हो रहे हैं। इसीलिए हम इन इनविजिबल रेज को नाम देते हैं कैथोड रेज का। कैथोड से एमिट हो रहे हैं तो कैथोड रेज का हम नाम देते हैं इनको, जो कि एनोड के साइड पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। और ये कैथोड रेज एमिट कैसे हो रहे हैं, ये बिल्कुल इस टॉपिक के एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैथोड से कैथोड रेज एमिट कैसे हो रहे हैं। ये टॉफ्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रेज की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। उन्होंने कैथोड रेज के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट ना हो, और जैसे ही उन्होंने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई की और कैथोड रेज एमिट होना शुरू हुए, तो एकदम से इस ओपेक ऑब्जेक्ट का इसके बिहाइंड एक शार्प शेडो बना। आप देख सकते हैं ये एक शार्प शेडो है जो बन रहा है, इट इज शेडो। अब प्रिंसिपल ये कि जो रेज एक शार्प शेडो कास्ट करते हैं, बनाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूड किया कि कैथोड रेज travel in straight lines, travel in
straight lines. Second point, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. एक और एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स अप्लाई किए. अब देखा कि कैथोड रेज जो है ये डिफ्लेक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ. कैथोड रेज एमिट होने के बाद पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ये हम कैसे गेस करेंगे कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? हमें तो कैथोड रेज दिखाई नहीं देते. असल में जिस प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होंगे उस प्लेट के ऊपर इनका ब्लरिंग एक इफेक्ट आ जाएगा, जिससे ये बात कंक्लूड होगी कि ये इसी प्लेट की तरफ बेंड हुए हैं. तो आपने कंक्लूड क्या किया कि कैथोड रेज पोजेस नेगेटिव चार्ज. क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स कैथोड रेज पोजेस नेगेटिव चार्ज. कैथोड रेज possess negative charge. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया. इट इज मैग्नेटिक फील्ड. अब जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया और कैथोड रेज एमिट होना शुरू हुए तो ये देखा गया कि कैथोड रेज ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना वहां से रिपेल होते हैं. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कैथोड रेज को एक सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करता है. कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड perpendicular to the magnetic field lines. So magnetic field neither attracts nor repels cathode rays. It only causes them to follow a curved path perpendicular to field lines. Perpendicular to field lines. अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि दोनों फील्ड्स एट अ टाइम अप्लाई किए. इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करता हूं. अब जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई किया ताकि कैथोड रेज एमिट हो, तो ये बात देखी गई कि कैथोड रेज किसी भी तरफ अब डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे. कैथोड रेज मूव स्ट्रेट एंड दे स्ट्राइक द एनोड एंड. So cathode rays remain undeflected when both fields are applied simultaneously. Cathode rays remain undeflected when both fields are applied simultaneously. नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जब आप कैथोड रेज के पाथ में एक थिन पेडल व्हील रखते हैं, एक लाइट पेडल व्हील, ये कैथोड रेज के पाथ में रखते हैं. अब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कैथोड रेज एमिट होते हैं. तो जैसे कैथोड रेज एमिट होंगे, कैथोड रेज के एमिट होते ही ये पेडल व्हील ड्राइव होगा. इट इज ड्रिवन in a specific direction. It begins to drive. So cathode rays can drive a light pedal wheel. This means cathode rays possess momentum. This means conclusion क्या है कि cathode rays consist of particles. Cathode rays consist of particles that have mass and velocity and hence मोमेंटम. इसलिए कि जिन रेज में मोमेंटम होगा वही किसी और बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर सकेंगे.
नेक्स्ट ये बात तो हमने ऑब्जर्व की अभी एक्सपेरिमेंट के थर्ड केस ही में कि जब भी आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैथोड रेज एमिट होते हैं तो अगले एंड से फ्लोरेसेंस एमिट होती है। आप अगर इनके पाथ में कोई और बॉडी रख लें, कोई मेटल रख लें, लाइक रेयर अर्थ एलिमेंट्स रख लें, अब कैथोड रेज इन पर फोकस कर लें, कैथोड रेज के फोकस होते ही इनसे फ्लोरेसेंस एमिट होगी। सो दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर आप किसी भी बॉडी को इनके पाथ में रखते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई कर लें, तो कैथोड रेज इस बॉडी को स्ट्राइक करते ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर लेंगे। They can heat a substance. So cathode rays can heat a substance. Cathode rays can produce a chemical change. ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट X। आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर ले, कैथोड रेज जब एमिट होंगे तो कैथोड रेज के एमिट होते ही ये सब्सटेंस रिड्यूस होगा, इट इज रिड्यूस्ड। रिडक्शन मीन्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इनमें ऐड होंगे। सो दे कैन प्रोड्यूस रिडक्शन, दे कैन ऐड इलेक्ट्रॉन्स to a substance. So whatever the substance is placed in the path of cathode rays, it is reduced. They can ionize any substance, as we have seen in the experiment also, gaseous atoms जो आपने आप लोग प्लेस किए थे, जब कैथोड रेज इनको स्ट्राइक करते, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, when they strike they can remove electrons, they can knock out electrons, and they can change these atoms into positive ions, so they can produce ionization. ये किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके उसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। They can pass through materials, they can pass through thin metal foils, and hence they can penetrate materials. रोइंटन ने 1895 में ये बात डिस्कवर की कि जब कैथोड रेज एनोड को स्ट्राइक करते हैं, when cathode rays, high energy cathode rays, when they strike anode, तो एनोड से कुछ अननोन रेडिएशंस एमिट होते हैं। इन रेज की जो कि एमिट हो रहे, नेचर अननोन थी। किस लिहाज से अननोन थी? दीज रेज वर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई दे वर कंसिडर्ड एज रेज ऑफ अननोन नेचर। इन्हें अननोन रेज या एक्स रेज का नाम दिया गया। एक्स मीन्स अननोन। सो व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक एनोड, वहां से कुछ ऐसी रेज एमिट होती है जो कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से। इस लिहाज से उनकी नेचर अननोन थी, उन्हें एक्स रेज यानी अननोन रेज का नाम दिया गया। ये एटॉमिक लेवल पर कैसे प्रोड्यूस होती है आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टॉपिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg है, उसके बाद में एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया। और अगर आप इसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखना चाहें तो 0.00549 एटॉमिक मास यूनिट। तो फाइनली जे थॉमसन ने जब चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया, वो हम अलग से पढ़ेंगे कि चार्ज टू मास रेशो कैसे कैलकुलेट हुआ और उसकी वैल्यू क्या थी। तो उन्होंने बात कंक्लूड की कि कैथोड रेज consist of streams of negatively charged particles, consist of streams of negatively charged particles. ये बात किन्होंने कंक्लूड की? ये बात जे थॉमसन ने। और अक्सर हम यही लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किन्होंने की? जे थॉमसन ही का नाम आता है, जे थॉमसन। और स्टोनी ने इनका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जे थॉमसन ने डिस्कवर किए, उन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का नाम स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन रखा। ही नेम्ड दोस पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन्स। पार्टिकल्स का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स रखा। बिग लास्ट पॉइंट
کہ یہ کیتھوڈ ریز ایمٹ کیسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہائی وولٹیج اپلائی کر رہے بیٹری سے, یہ ہے کیتھوڈ. کیتھوڈ کے ان سائڈ ڈیفینیٹلی ایٹمز ہوں گے. میں یہاں پر ایک ایٹم کنسیڈر کر رہا ہوں, یہ ایک ایٹم ہے. جب آپ ہائی وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو یہاں سے الیکٹرانز موو کرتے ہیں. بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے الیکٹرانز موو کر کے یہ الیکٹرانز آتے ہیں ان کیتھوڈ کے ایٹمز کی طرف. الیکٹرانز آ رہے ہیں کیتھوڈ کے ایٹمز کی طرف. دیز الیکٹرانز cause repulsion and they knock out electrons of the atoms of cathode. ان الیکٹرانز کی ریپلجن کی وجہ سے وہ الیکٹرانز جو کہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کی طرف سے آ رہے ہیں, ان کے ریپلجن کی وجہ سے کیتھوڈ کے ایٹم سے الیکٹرانز ناک آؤٹ ہوں گے. یا سے الیکٹرانز ناک آؤٹ ہوں گے. ان الیکٹرانز ہی سے کیتھوڈ ریز بنتے ہیں. تو کیتھوڈ ریز کہاں سے ایمٹ ہو رہی ہے؟ یہ کیتھوڈ کے ایٹمز کے ہی الیکٹرانز ہیں جو وہاں سے ایمٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف دی ریپلجن آف الیکٹرانز کمنگ فرام دی نیگیٹو ٹرمینل آف بیٹری. تو یہ فرسٹ ٹاپک تھا, ڈسکوری آف الیکٹران. ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہے. اس کے ریمیننگ ٹاپکس انشاءاللہ ہم وائٹ بورڈ پر ڈسکس کریں گے. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.